हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो चाहे वो बीए में या एमए में गुप्त साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, चाहे वो सोल के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, वो गुप्त साम्राज्य के उद्भव को पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ में वो गुप्त के प्रशासन को भी पढ़ना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज की सिंगल वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक तो गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक हैं उन सभी के बारे में, और साथ ही साथ में गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, जो गुप्त है इनका उद्भव कैसे होता है। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, पतन का मतलब होता है टूटना, कमज़ोर पड़ना। जैसे ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ वैसे ही हम देखते हैं कि दो प्रकार के शासक मुख्य रूप से उभरते हैं। अगर हम साउथ की बात करें आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर एक सातवाहन मुख्य शासक उभरते हैं, और इस सातवाहन के अंदर गौतमीपुत्र सतकर्णी इसका जो है महत्वपूर्ण शासक रहा था। इसके अलावा अगर हम कुषाणों की बात करें तो अफगानिस्तान में दो प्रकार से आप देखोगे, जब आप मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे तो आप मौर्य का जब मैप देखोगे तो आपको दिखेगा ये दो भागों में विभाजित होगा। एक तरफ आपके कुषाण और एक तरफ आपके सातवाहन, और बीच में हम देखेंगे जो नए शासक उभरते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके गुप्त कहलाते हैं। मौर्य साम्राज्य कुछ जैसे जम्मू एंड कश्मीर को आप देखते हो तो इधर का जो हिस्सा आएगा रीजन का, ये अफगानिस्तान, यहाँ पर कुषाण होंगे। साउथ की तरफ आप देखोगे तो साउथ की तरफ सातवाहन होंगे, और बीच में जो उत्पन्न होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके गुप्त साम्राज्य कहलाएंगे। अब गुप्त साम्राज्य की एक एक करके हम शासकों के बारे में बात करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य में हमने कई शासकों का शासन देखा, जिसमें सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना या नींव डालने का जो काम था वो किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनके नाम के आगे प्रथम इसलिए लगता है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय नाम से कोई और शासक है। और आपको एक और चीज से कंफ्यूज नहीं होना, अगर चंद्रगुप्त मौर्य लगता है तो वो अलग है, वो मौर्य वंश के संस्थापक है। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है। तो इनका शासनकाल कब तक रहा, 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक रहा। ध्यान रखना, आपको गुप्त वंश के सबसे प्रथम शासक थे। इसके अलावा इनका जो विवाह था वो लिच्छवी की महारानी से हुआ था। और ये किस वर्ण के थे, आप सभी को पता है प्राचीन काल में 4 वर्ण हुआ करते थे। इन 4 वर्णों में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, तो ये किस वर्ण के थे, वैश्य वंश के थे। और आप सभी को ध्यान रखना है कि जो ये गुप्त शासक थे ये बेसिकली मौर्यों के क्या थे, सामंत थे। और इस वजह से जब वो कमज़ोर पड़े तो उसके बाद में बेसिकली या मेनली हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश का उत्कर्ष होता है। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में ये इंपॉर्टेंट थोड़े से इसलिए हैं क्योंकि गुप्त वंश की नींव इन्होंने डाली थी। इसके बाद में इनका पुत्र आता है जिनका नाम है समुद्रगुप्त। उनका शासन 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक रहा। और चंद्रगुप्त प्रथम के ये कौन थे, पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम के कौन थे, पुत्र थे। गुप्त साम्राज्य का इन्होंने क्या किया, विस्तार किया। और साथ ही साथ में ये अशोक से विपरीत थे। आप सभी को ध्यान रखना है, अशोक जो था इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, थोड़ा बहुत शांति का भी कार्य किया था, क्योंकि अशोक शांति और आक्रमण नीतियों का, अगर अशोक की बात करें तो अशोक शांति चाहते थे। वहीं अगर हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो वो कैसे थे, वो आक्रमणकारी नीतियों का अनुसरण करते थे, वो इनसे अपोजिट थे। ठीक है, आप सभी को याद रखना है समुद्रगुप्त हिंसा और विजय पर आनंद पाता था। और यही कारण है, आप सभी को ध्यान रखना है कि इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिशेन। ध्यान रखना है, ये षटकोण वाला शाह, हरिशेन इनके दरबारी कवि थे। और इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक के अंदर ही आप देखोगे इन्होंने समुद्रगुप्त के पराक्रम का स्वरूप बताया है। समुद्रगुप्त कैसे एक महान शासक थे, या पूरे गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त कैसे एक खास शासक रहे, इन सब का उल्लेख हरिशेन की जो रचनाएं हैं उन सभी में ही हमें देखने को मिलता है। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में समुद्रगुप्त ने किन किन देशों पर विजय पाई, इसका उल्लेख किस पर मिलता है हमें, तो इलाहाबाद स्तंभ या इलाहाबाद आपका पिलर कह सकते हो आप, इलाहाबाद एडिक्ट पिलर कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ये इस पे वर्णित मिलता है। समुद्रगुप्त ने जितने भी क्षेत्रों पर विजय पाई, 400
लगभग लगभग आप देखोगे 41 ईस्वी में उन्होंने 5 वर्णों में विभाजित किया। बेसिकली जितनी भी विजय इन्होंने प्राप्त की तो उसको इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया है। ध्यान रखना आप सभी को, गंगा और यमुना ये जो 2 नदियों के बीच है, गंगा और यमुना, इसीलिए इसे दोआब कहा जाता है। दो का मतलब 2 नदी और आब का मतलब नदी होता है। इन दोनों के बीच में राजाओं को हराकर सबसे पहली विजय मिली इनको। देखो 5 भागों में इन्होंने अपनी विजय को विभाजित किया है। दूसरी विजय इनको कहाँ मिलती है तो पूर्व हिमालय के करीब, जहाँ पर नेपाल के सटे कुछ राजा थे उनको इन्होंने हराया। इसके अलावा हिमालय के साथ ही आप देखोगे बंगाल के राजाओं को भी इन्होंने पराजित किया था। तीसरी बात, समुद्रगुप्त ने पंजाब के कुछ गणराज्यों पर भी विजय प्राप्त की थी और उन्हें सीधे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगल थे, क्योंकि आपको पता है पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है और पहले एक समय पर, आज के ज़माने पे भी कृषि के लिए अच्छा है और पहले भी कृषि के लिए अच्छा था, तो यहाँ पर जंगल वगैरह का क्षेत्र था। तो उन्होंने वहाँ के कई आदिवासी जो कबीले ही थे उन पे भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्होंने दक्कन यानी साउथ के अंदर दक्कन भारत में भी, वहाँ पर दक्षिण भारत के कई शासकों को इन्होंने हराया था। और पांचवा, उन्होंने अपने साम्राज्य को तमिलनाडु के कांचीपुरम तक विस्तार कर लिया था। आप सभी को ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त जो है अपने जीवन काल में कभी किसी राजा से जो है पराजित नहीं हुए या परास्त नहीं हुए, और इस वजह से, इस कारण से ही इन्हें भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है। अब इसके बाद में 3rd नंबर पे जो शासक आते हैं गुप्त वंश के, उनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, जो संस्थापक की बात करें गुप्त साम्राज्य की तो चंद्रगुप्त फर्स्ट है, लेकिन अगर हम बात करें आगे चलकर चंद्रगुप्त सेकंड भी होते हैं, जो कि चंद्रगुप्त के पोते होते हैं और समुद्रगुप्त के पुत्र होते हैं। इन्होंने शासन कब तक किया, 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य में अपनी उत्कृष्ट, यानी आप सभी को पता है कि इससे पहले समुद्रगुप्त थे, तो समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को दूर दराज तक फैला दिया, लगभग पूरे भारत पर राज किया, कभी किसी से परास्त नहीं हुए, और वो बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला। इसीलिए अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या है कि वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के सहारे अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इन्होंने एक तो जिन क्षेत्रों को ये जीत नहीं सकते थे उन क्षेत्रों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ताकि वो क्षेत्र भी इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि ससुराल भी उन्हीं का ही हो जाएगा फिर एक तरीके से। और दूसरा, कई पर इन्होंने हमले भी किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसका नाम है प्रभावती, ये इंपॉर्टेंट है। प्रभावती का विवाह वकाटक राजा, ये साउथ के राजा हैं, दक्षिण के दक्कन के राजा हैं, वकाटक राजा, इनसे करवाया, जो कि किस जाति के थे, ब्राह्मण जाति के थे, ध्यान रखना है आप सभी को। और मध्य भारत पर वो क्या करते थे, दक्कन में, मध्य भारत में, यहाँ पर वकाटक राज किया करते थे। कई अभिलेख ऐसे हैं, कई इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ऐसे भी कई सारे कार्य थे जो प्रभावती यानी इनकी पुत्री जो थी वो किया करती थी, और उसका लाभ जो है उनके पिता को मिला। क्योंकि एक समय पर वकाटक जो है काफी ताकतवर हो गए और वो गुप्त पे हमला करने वाले थे, परंतु इन्होंने अपनी पुत्री का ही विवाह उससे करवा दिया, जिससे कि उन्होंने हमला भी नहीं किया और अच्छे से शासन व्यवस्था चलती रही। इस प्रकार आप देखोगे कि इस प्रकार जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये इनका अप्रत्यक्ष रूप से वकाटक राज्य पर प्रभाव हो गया, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव हो गया, और ये साम्राज्य कहाँ तक, मालवा तक फैल गया। ये आप सभी को याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी जो है वो उज्जैन को बनाई थी, ध्यान रखना है, उज्जैन में परिवर्तित कर दी थी। और दिल्ली के जो कुतुब मीनार है उस पर एक लोहा स्तंभ खड़ा है, उस पर अगर हम उस लोहा स्तंभ को पढ़ते हैं तो जो कि चंद्रगुप्त का वर्णन उसमें मिलता है हमें कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या उपलब्धियां नहीं है। इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव बंगाल आदि के क्षेत्रों पर भी था। इसके अलावा चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, और कालिदास साथ ही साथ में जो है आपका अथर सिंह इनके दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फाहियान जो है वो भारत आया था। कब भारत आया था, 399 से 414 तक वो भारत में रहा। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे गुप्त की प्रशासन की। तो ये तो एक ब्रीफली मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन गुप्त वंश के मेनली लीडर या राजा रहे, और साथ ही साथ में यहाँ पर अब इसकी गुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था हम चर्चा करेंगे। तो गुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो गुप्त राजाओं ने अनेक क्या है उपाधियां ग्रहण करी, जैसे विक्रमादित्य वगैरह की उपाधि आपने पढ़ी अभी, महाराजा धीराज की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि, विक्रमादित्य आदि की उपाधि ग्रहण करी थी।
इसके अलावा इन शासकों में ज़्यादातर पद रहे, जैसे सबसे पहले आपने देखा चंद्रगुप्त प्रथम रहा, फिर समुद्रगुप्त रहा और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय। ज़्यादातर पद कैसा रहा शासक का, वो वंशानुगत रहा। शासन जो है प्रावधान शीर्ष पर, शासक का जो शासन का जो टॉप था उस पर कौन होता था, राजा होता था। और राजा की सहायता के लिए कुछ राजकुमार, अमात्य या जिसे आप मंत्री कह सकते हो, मंत्रीगण भी होते थे और वो उन्हें सलाह देने का भी कार्य किया करते थे। राजपुत्रों ने प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्था संभाली, यानी राजा के जो पुत्र थे उन्होंने प्रांतों की व्यवस्था संभाल रखी थी और शासन ठीक ढंग से चले उसके लिए उन्होंने अपने नीचे प्रांतों के प्रशासन के नीचे जिला प्रशासन भी बना रखा था। तो इस तरीके से सबसे पहले एक राष्ट्र हो गया जहाँ पर राजा राज कर रहा है, इसके बाद में एक इन्होंने प्रांत बना दिया और प्रांत के बाद में अगर आप देखोगे तो नीचे इन्होंने एक और प्रशासन बना दिया जिसका नाम है जिला प्रशासन। क्या नाम है, जिला प्रशासन। तो यहाँ पर सबसे पहले राज्य जो राजा है वो, उसके नीचे प्रांत और प्रांत के ठीक नीचे आप देखोगे तो जिला। 3 भागों में इन्होंने अपने शासन को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इससे क्या हुआ कि शासन अच्छे से होने लगा। हालांकि हमें स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन के नीचे भी जो होता है स्थानीय प्रशासन, जो कि आपने चोल के बारे में पढ़ा होगा, चोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चोल का जो ये जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन है, लेकिन हमें गुप्त के काल में स्थानीय प्रशासन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। आप सभी को याद रखना है, गुप्त राजा की प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य राज्यों से थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि अशोक की बात पर अगर हम करें तो अशोक ज़्यादातर शांति, युद्ध से मनाई, ऐसी बातों पर करते थे। वहीं गुप्त के कई राजा ऐसे रहे जिन्होंने कूटनीति, विवाह या फिर युद्धों के जरिए अपने साम्राज्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का प्रयास किया। अधिकतम जगहों पर अधिकारियों की नियुक्ति करते थे ताकि साम्राज्य पर अधिकतर ये क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था पूरा इन्होंने मौर्यों की तरह थोड़ा सा बना रखा था कि भाई इन्होंने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के अंदर ही इन्होंने क्या किया था, अपने आप को कई तरीके से विभाजित कर रखा था, शासन का स्वरूप कई लोगों में बांट रखा था। इसीलिए सत्ता विकेंद्रीकरण की भी कही जा सकती है। इसके बाद में इन्होंने गांव में अनेक वर्गों को विभाजित कर रखा था, जिससे मूल रूप से कार्यों पर आधारित था, यानी जाति व्यवस्था जैसे होती है उनके कार्यों के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हर गांव में एक ग्रामीण निकाय होता था, एक ग्रामीण पंचायत हुआ करती थी, जो कि जिनमें बुजुर्ग वगैरह ज़्यादातर रहते थे और ये ज़्यादातर कबीले या फिर आप कह सकते हो अलग अलग जातियों की अलग अलग हुआ करती थी। इन पे जो वृद्ध होते थे उनका निर्णय लिया जाता था, वही निर्णय लेते थे क्या थी क्या चीज़ें नहीं थी। इसके अलावा शहरों की प्रशासनिक व्यवस्था देखने के लिए एक नगर परिषद अलग से होती थी। इस नगर परिषद के अंदर कई श्रेणियां बनाई हुई थी और इन श्रेणियों का बेसिकली व्यापारियों पर कंट्रोल करने के लिए, शिल्पकारों पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, ताकि इनसे कर आ सके। कर राज्य की इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। अगर कर यानी टैक्स ही राजा को नहीं मिलेगा तो राजा अपनी प्रशासन को अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाएगा, ना ही राजा अपनी प्रजा को ज़्यादा अच्छी तरीके से कल्याण के लिए कार्य कर पाएगा। तो ये सब आप सभी को याद रखना है। मौर्य राज्य पूर्णतः अर्थव्यवस्था के मामले में राजस्व या कर पर निर्भर थे, इसीलिए कृषि व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया था। गुप्तों ने भी कृषि व्यवस्था पर अनेक कर लगाए थे और ऐसा भी कहा जाता है कि जो गुप्तों की जो काल था उसे पूरे के पूरे प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसीलिए उस समय व्यापार भी अच्छा होता था, हम ये कह सकते हैं। उस समय कृषि व्यवस्था भी अच्छी होती थी, हम ये भी कह सकते हैं। और गुप्त के शासन में एक यज्ञ का प्रमुख विषय बन गया था। आप सभी को ध्यान रखना है, यज्ञ करवाया जाता था। ब्राह्मणी व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई थी। जैसे 2 यज्ञों का नाम याद रखना है आपको, एक तो आपको राजसूय यज्ञ और दूसरा अश्वमेध यज्ञ। ये दोनों के दोनों यज्ञ गुप्त काल के अंदर कराए गए थे। इसके अलावा जितनी भी बंजर या व्यर्थ भूमि थी उन सबों को राज्य जो था, सरकार जो था, वो यानी जो प्रशासक था वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता था कि उसे फर्टाइल या उपजाऊ बना दी जाए, ताकि वहाँ से भी कुछ ना कुछ टैक्स या कर आता रहे और गुप्त प्रशासन को उसमें फ़ायदा पहुँचे। मैंने आपको बताया गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसे क्या कहा जाता है, स्वर्णिम अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ये माना भी जाता है। और इसके जो भी प्रशासक थे वो ज़्यादातर कैसे थे, ब्राह्मणी जो वर्ण थे उसको फॉलो करते थे। गुप्त शासकों के समय में ब्राह्मणों की स्थिति अधिक मजबूत थी। अगर हम गुप्तों की बात करते हैं तो गुप्त काल के अंदर आप देखोगे या तो जैन की आपको स्थिति मजबूत दिखी या फिर आपकी बौद्ध की स्थिति मजबूत दिखी। लेकिन अगर हम बात करते हैं गुप्त काल की तो ब्राह्मणों की स्थिति विशेष रूप से थी। ब्राह्मणों को विशेष रूप से भूमि दान दिया जाता था, ब्राह्मणों को
कर मुक्त रखा गया था और साथ ही साथ शासक प्रबंधन में भी ब्राह्मणों की विशेष राय ली जाती थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो थे वो मुख्य रूप से शासन में अपनी भूमिका निभाते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक दिए गए, आप वो लिंक्स के थ्रू उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।